वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एच पी टेट क्लासेस। आज हम एच पी टेट मेडिकल का दिसंबर एच पी टेट मेडिकल जून 2024 का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम ए कंडीशनल स्टिमुलस थ्रो। यानी कि जो एक उद्दीपक, पहली बात तो हम कंसेप्ट को समझेंगे कि स्टिमुलस क्या चीज़ होती है। अब सारी कहानी तो कंडीशनिंग में सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पता होना चाहिए, पहले ये करेंगे हम। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर हम जिसको बोलते हैं प्राचीन अनुबंधन, क्या बोलते हैं, प्राचीन अनुबंधन, क्या बोलते हैं, प्राचीन अनुबंधन। तो वो किसने दिया हुआ है, जो प्राचीन अनुबंधन दिया है यानी क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी है वो किसने दी है, वो दी है पेवलोव ने। किसने दी है, पेवलोव ने। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि पेवलोव कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि यहाँ से हिंदी में आएगा कि प्राचीन अनुबंधन किसने दिया हुआ है, प्राचीन अनुबंधन किसने दिया हुआ है, तो वो किसने दिया है, पेवलोव। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पेवलोव कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रशिया, कहाँ के रहने वाले थे, रशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, रशिया के रहने वाले थे। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है, ये तो समझ आए पहले हमें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि कंडीशनिंग करने के लिए कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल मतलब वो चीज़ होती है जो बहुत पुरानी है लेकिन आज तक चलती है। जैसे हम बोलते हैं क्लासिकल डांस है, यानी कि बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुराना डांस है लेकिन आज तक वैलिड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या बोलते हैं, क्लासिकल। अब कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, तो कंडीशनिंग जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कंडीशनिंग होती क्या है। तो कंडीशनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज स्टिमुलस। क्या होता है, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक हर कोई चीज़ जो आपको रिएक्ट करने के लिए मजबूर करे। जैसे मान लो आप मिठाई की दुकान के सामने से जा रहे हैं तो मिठाई आपको खींच रही है, या कोई लेडीज़ है वो कपड़े की दुकान के सामने से निकल रही है तो वो कपड़े की दुकान उसको खींच रही है। तो वो चीज़ जो आपको रिएक्ट करने के लिए मजबूर करे वो क्या होता है, स्टिमुलस। अब क्या था, इस थ्योरी में जो था वो दो चीज़ें होती हैं। एक आपको पेपर में बहुत बार आता है दैट इज़ अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल मतलब क्या हो गया, हम बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल लव है, यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, वो नेचुरली होगा। वो क्या होगा, नेचुरली। तो इसको हम कई बार नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं, या फिर हम प्राकृतिक उद्दीपक भी बोलते हैं, नेचुरल स्टिमुलस, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक उद्दीपक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक उद्दीपक भी बोल देते हैं। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस या फिर नेचुरल स्टिमुलस क्या था, तो क्या था, इस थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था, वो कुत्ते के ऊपर यानी कि डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। अब क्या कर रहे थे, कुत्ते के सामने खाना रख रहे थे। अब किसी के सामने अगर मान लो हमारे सामने भी खाना रखेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे ही रहेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि उस थ्योरी में अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, तो वो क्या था, वो नेचुरली जो खींच रहा है वो होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो वो क्या था, वो आपका फूड था। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद उसने देखा, उसने क्या किया, घंटी बजाने लग पड़ा। जो पेवलोव था उसने एक्सपेरिमेंट में चेंज किया, उसने घंटी बजाने लग पड़ा। उसने क्या, घंटी है, घंटी बजाने लग पड़ा। तो उसने क्या किया, जब वो घंटी बजा रहा था तो कुत्ते के दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ गया कि पहले बेल बजेगी फिर खाना आएगा। तो जब क्या हुआ, बेल जो होती है वो फूड के साथ जुड़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज स्टिमुलस का किसके साथ जुड़ना, एक स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस के साथ जुड़ना, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि स्टिमुलस का किसके साथ, कंडीशनल स्टिमुलस। ये क्या था, ये आपका हो जाता है कंडीशनल स्टिमुलस और ये होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। इन दोनों के जुड़ने के साथ को हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग। तो क्या हुआ, पेपर में क्वेश्चन आता है इस थ्योरी में कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें कंडीशनल स्टिमुलस क्या था। तो उसमें जो कंडीशनल स्टिमुलस था वो बेल था या फिर साउंड ऑफ बेल था। क्या था? साउंड ऑफ बेल, यानी कि बेल की आवाज़ या फिर घंटी की आवाज़। ये पेपर में बहुत बात आता है, घंटी की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपको यहाँ से? अब यहाँ से कंडीशन आ गया कि इन क्लासिकल कंडीशनल न्यूट्रल स्टिमुलस। अब ये अनकंडीशनल होता है। अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? ये जो बेल था, इसमें जो अगर पेपर में पूछ ले कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस क्या था, तो वो क्या था? बेल था या फिर साउंड ऑफ बेल था या फिर घंटी की आवाज़ थी। अब देखो आप खुद सोचो, अगर वैसे अगर आप बिना मतलब की घंटी बजाते रहें तो आप रिएक्ट करेंगे किस चीज़ के ऊपर? तो न्यूट्रल था। न्यूट्रल क्या चीज़ होती है जिसके ऊपर हमें कोई असर नहीं कर रहा है। अब कोई चीज़ न्यूट्रल क्या होती है? जब हम उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होगा? उसके ऊपर हम यानी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ, इन क्लासिकल कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग करना। उसको क्या बोलते हैं? हम कंडीशनिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग करना बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रही है? कंडीशनिंग हो रही है। तो यहाँ ये एसोसिएशन बिटवीन क्या हो गया? बिटवीन विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? फूड था। और कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया? दैट इज बेल। तो क्या हो गया? हम क्या किया? बेल के साथ जोड़ा। तो सिंपल मीनिंग क्या होता है कंडीशनिंग का? कि दो चीज़ें जो साथ साथ में हो रही उनको जोड़ना और जोड़ के सिखाना। जैसे हम बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल। तो जैसे हम ए के साथ एप्पल को दिखाते तो उसके दिमाग में पिक्चर बन जाती है। बी फॉर बॉल। तो जैसे हम बॉल बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? उसके दिमाग में आता है बी फॉर बॉल। तो ये चीज़ें जुड़ रही हैं। तो इनके बीच में टाइम गैप कम होना चाहिए। तो कंडीशनिंग का सिंपल मीनिंग अगर समझें तो कंडीशनिंग का मतलब होता है दो चीज़ें जो साथ साथ में हो रही हैं उनको जोड़ना और जोड़ के सीखना क्या कहलाता है? दैट इज कंडीशनिंग। यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्लासिक कंडीशनिंग किसने दी थी? पैवलोव। पैवलोव कहाँ के रहने वाले थे? रशिया के रहने वाले थे। दूसरा पेपर में आता है कि एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था? वो डॉग के ऊपर। तीसरा आपको क्वेश्चन आएगा अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? तो वो प्राकृतिक उद्दीपक या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल स्टिमुलस भी बोल देते हैं। तो वो क्या था? फूड था। और जब वो क्या हुआ? बेल के साथ जुड़ गया कि बेल बजेगी तो अब खाना आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। और इनके थ्रू जो सीख होती है तो पेपर में क्वेश्चन आता है एसोसिएशन बिटवीन कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ये भी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपको पूछ सकता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? तो वो बेल होती है, फिर घंटी की आवाज़ होती है। फिर मैंने सिंपल बताया आपको कि कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें जो साथ साथ में हो रही है उसको जोड़ना और जोड़ के सीखना, उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। ठीक है। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी कंडीशनिंग क्या हुई है? आपको पता होता है पहले आप ABC सीखते हैं गाड़ी की, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका पैर अपने आप चल जाता है, तो वो क्या होती है? वो भी कंडीशनिंग ही होती है। आगे पूछा है व्हाट हु कॉइन्ड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सीरियल पोजीशन इफेक्ट होता क्या है। यानी कि स्थिति प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं क्रम स्थिति प्रभाव। यानी कि सीरियल पोजीशन, यानी कि जैसे मान लो सीरियल पोजीशन इफेक्ट, जैसे मान लो मैं अपना नंबर ले देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं मैंने 7876305363। तो कई बार क्या होता है? ठीक है, तो हमें क्या होता है? अब सीरियल पोजीशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कई बार हमें आगे वाली चीज़ें याद रह जाती हैं। जो अगर आगे वाली चीज़ें रहे तो उसको हम बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमेसी इफेक्ट ऑफ मेमोरी। अगर हमें लास्ट की चीज़ें याद रहें, अगर हमें लास्ट की कोई 2-3 वर्ड याद रह जाए तो उसको बोलते हैं रीसेंसी इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रीसेंसी इफेक्ट ऑफ मेमोरी। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, तो उसको बोलते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीरियल पोजीशन इफेक्ट। यानी कि
हमें ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है कि कोई चीज़ किस सीरियल में है कि नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है, आगे आया भी है ये क्वेश्चन इसमें। तो प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है कि जो हमें प्राइमरी, जो हमारे आगे वाली चीज़ें हमें याद रह जाती हैं और पिछला चीज़ें भूल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट। और रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, जब हमें लास्ट वाली याद रह जाएंगी और फ्रंट वाली भूल जाएंगी, तो उसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दिया था वो अबिंगस ने दिया था। अबिंगस ने किसके ऊपर काम किया है, ये भी बहुत बार आता है। अबिंगस ने फॉरगेटिंग के ऊपर काम किया है, यानी कि कोई चीज़ें भूलती कैसे हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथ में आपको फ्राइड के बारे में पता होना चाहिए। फ्राइड ने क्या दिया था, फ्राइड ने दी है दैट इज पेपर में क्वेश्चन आता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या साइकोसेक्सुअल और साइको एनालिसिस की थ्योरी, ये इसको हम बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिलसिला। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत फ्रूड ने दिया था। इसने एक कंसेप्ट दिया था इड, ईगो और सुपर ईगो। क्या दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होती है वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर, प्लेजर प्रिंसिपल। ईगो जो है वो रियलिटी के ऊपर काम करती है और सुपर ईगो मोरालिटी के ऊपर काम करती है। ये भी क्वेश्चन आता है। सिंपल भाषा में बोलते हैं इद, अहम और पारा अहम। क्या बोलते हैं, इद, अहम और परा अहम। क्या होते हैं, इद, अहम और परा अहम। क्या होता है, इद, अहम और परा अहम। तो इड क्या होता है, इड का मतलब होता है कि जब इंसान एक जानवर की तरह व्यवहार करता है, उसको किसी मतलब नहीं है कौन, मुझे उसको अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, तब इंसान की एक भावना होती है, उसको हम बोलते हैं इड। अब ईगो क्या होता है, ईगो इंसान वो काम करना चाहता है लेकिन किसी भावना की वजह से उसको लगता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो ऐसा व्यवहार नहीं करता है। और सुपर ईगो मतलब संत महात्मा टाइप। सुपर ईगो मतलब क्या होता है, संत महात्मा टाइप। संत महात्मा टाइप यानी कि वो क्या करेंगे, वो इन सब से ऊपर चले जाएंगे। तो पेपर क्वेश्चन आता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर ईड होती है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर ईगो आती है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या डेवलप होता है, सुपर ईगो। ये भी पेपर क्वेश्चन आता है कि ईड किसके ऊपर काम करता है, प्लेजर, यानी कि उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है। जैसे मान लो घर में एक बच्चा है, वो चाहता है कि मुझे बाइक लेनी है तो लेनी है। घर वाले कहीं से भी चोरी करके लाएं, पैसा कहाँ से लाए, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या हो गया, उसका प्लेजर प्रिंसिपल। ईगो क्या हो गया, वो सोचेगा यार घर वालों के पास पैसा नहीं, जब होगे तब ले लेंगे। और सुपर ईगो बोलेगा यार छोड़ो परे, ज़्यादा मतलब नहीं हमें इन चीज़ों के ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है, रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी मतलब आगे वाली चीज़ें याद रहेंगी, कई बार हमें लास्ट की चीज़ें याद रखेंगी। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम सील पोजीशन इफेक्ट। और वो किसने दिया था, अबिंगस ने दिया था। और अबिंगस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, फॉरगेटिंग के ऊपर। आगे आपको क्वेश्चन आया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फेमस लिंग्विस्टिक। तो वो थे नॉम चॉम्स्की। कौन से थे, नॉम चॉम्स्की। अब नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया था, इसको बोलते हैं LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसने बोला कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर एक भाषा सीखने का एक यंत्र होता है, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन यंत्र, इसको हम बोल सकते हैं भाषा अर्जन यंत्र होता है। भाषा अर्जन यंत्र होता है। इसने बोला जब बच्चा छोटा होता है तो इसका जो LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तभी हम बोलते हैं ना, अगर किसी को कोई लैंग्वेज सिखानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है, आप कम से कम उसको क्या करो, छोटा बच्चा जो बड़ी जल्दी सीख लेता है लैंग्वेज को, लेकिन बुजुर्ग को सिखाएंगे तो टाइम लगाता है। तो ये नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में बोला था। क्या बोला था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। या फिर इन्होंने बोला था कि इननेट ग्रामर। कई बार क्वेश्चन आता है ये किसने कहा था कि इननेट ग्रामर होता है। ग्रामर का मतलब यही आ गया, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो वो किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था। किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने। अब हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, ये भी लिख लेते हैं, वैसे लैंग्वेज में नहीं दिया था लेकिन पता होना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था,
वो दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्या दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में थ्योरी, या फिर इसको हम बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या बोलते हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत। अब और क्या आ सकता है आपको पेपर में? एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज पियाजे। पियाजे से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है लैंग्वेज के बारे में। इसने क्या कहा था कि लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग। लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग, ये बहुत बार होता है। क्या बोला था कि लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि भाषा जो है वो विचार के ऊपर डिपेंड करती है। भाषा विचार पर आधारित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आधारित है। ये किसने कहा था? ये कहा था पियाजे ने। और पियाजे को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ये भी पेपर में वही बात बहुत बार आता है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन है? पियाजे। आगे क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुएशन किसने दी है? तो ये दी है अब्राहिम मैस्लो ने। किसने दी है? अब्राहिम मैस्लो ने दी है। इसने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी थी। इसको हम बोलते हैं, कई बार नीड थ्योरी भी बोल देते हैं इसको नीड थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसमें 5 तरह की नीड दी गई हैं। दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि हमारे शरीर को जो चाहिए होता है, शारीरिक नीड बोल सकते हैं हम, शारीरिक। फिर आता है दैट इज सेफ्टी नीड। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर आता है सेल्फ एस्टीम, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपको पेपर को सकता है हाईएस्ट नीड क्या होती है? दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर आपको आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं? वो बेसिक नीड होती है। फिर सेकंड लास्ट पूछेगा, अगर आपसे सेकंड लास्ट पूछेगा तो सेल्फ एस्टीम। इसको याद करने का तरीका मान लो, जब इंसान पैदा होता है तो उसको क्या चाहिए? तो रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान क्या आ गया आपका? वो आपकी नॉर्मल नीड्स होगी। वो आपकी क्या होगी? नॉर्मल नीड्स, यानी कि आपके शरीर को चाहिए। फिर हम जब हमारे पास रोटी कपड़ा होता है, हम क्या सोचते हैं कि हम कुछ सेफ सिक्योर जीवन करें। तो हम मान लेते हैं हमने जॉब ले ली। अब जॉब कर ली तो हम क्या सोचते हैं कि शादी हो जाए। शादी यानी कि लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी? सेल्फ एस्टीम, यानी कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाएगी। यानी कि मान लो घर में कोई डिसीजन लिया गया, उसने हस्बैंड को वाइफ ने को नहीं पूछा, वाइफ ने हस्बैंड को ही नहीं पूछा, तो उससे क्या हो जाएगा? बोलेंगे मुझे क्यों नहीं पूछा गया। जब सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम। और सबसे ऊपर जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि क्या होता है? जब इंसान इस चीज़ को समझ जाता है कि ये सब मोह माया है, इन सब से ऊपर उठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सबसे हाईएस्ट नीड। ये बहुत बार पेपर में आती है। आगे आपको पेपर में फ्लूइड के बारे में बता दिया। अब विलियम जेम्स ने क्या लिखा? विलियम जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी लिखी है। क्या लिखी है? फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी। फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी लिखी हुई है, और उस बुक का नाम क्या था? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। और कार्ल रोजर ने जो थ्योरी दी थी उसको हम बोलते हैं सेल्फ थ्योरी। ये भी पेपर में आ जाती है कई बार कि सेल्फ थ्योरी किसने दी थी? दैट इज कार्ल रोजर ने। आगे पूछा है साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो साइकोलॉजी जो वर्ड है, यानी कि मनोविज्ञान जो है, वो किसने दिया था? वो दिया था रोडोल्फ गोकुल ने। अब रोडोल्फ गोकुल ने दिया था तो इसकी कोई प्रूफ होना चाहिए कहाँ लिखा हुआ है। तो इसने जो लिखा है ये अपनी बुक साइकोलॉजिया में लिखा है। किस में लिखा था? साइकोलॉजिया बुक में सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है, साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब क्या होता है? साइके का मतलब होता है सोल, यानी कि आत्मा। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो साइकोलॉजी क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा के बारे में किसने कहा था? ये भी आ जाता है। आत्मा के बारे में कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु। बाकी और भी थे लेकिन मेन यही थे। अरस्तु के बाद क्या आया? आत्मा के बाद क्या आया? मन, यानी कि इसको हम बोलते हैं माइंड। माइंड के बारे में कहा था कैंट ने। किसने कहा था? कैंट या फिर पेम्पलोजी ने कहा था। मन के बाद क्या आया?
मन के बाद आया चेतना। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस के बारे में कहा था विलियम वुंट ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वुंट ने। और लास्ट में क्या आया था? दैट इज़ व्यवहार यानी कि बिहेवियर के बारे में किसने कहा था? बिहेवियर के बारे में कहा था जे.बी. वाटसन ने। किसने कहा था? जे.बी. वाटसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि साइकोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, साइके और लोगोस। साइके का मतलब क्या होता है? सोल यानी कि आत्मा। ये भी आपको पेपर में आ सकता है। आगे देखिए, आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होते क्या है कंट्रोल ग्रुप और किसका काम क्या होता है, वो समझेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम पेपर में क्वेश्चन क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम बोलते हैं दैट इज़ प्रयोग विधि। प्रयोगात्मक विधि क्या बोलते हैं? प्रयोगात्मक विधि। इसमें सबसे सबसे पेपर में क्वेश्चन आता है मोस्ट साइंटिफिक मेथड कौन सा होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया आता है। मोस्ट साइंटिफिक मेथड कौन सा होता है स्टडी का? तो वो होता है दिस वाला मेथड। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कोई चीज़ हुई, इसका कारण क्या था। किसमें? कारण के बारे में पता करते हैं। कोई चीज़ हुई तो उसके पीछे में कारण क्या होता है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसकी एक मेन कंडीशन होती है, ये बहुत बार आती है। मेन कंडीशन होती है दैट इज़ कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। अब कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। अरे बहुत बार पेपर में आता है ये। वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटेड क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बात, इसमें जो दो तरह की होते हैं, दो तरह के ग्रुप होते हैं। इसको बोलते हैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो बस साइड में खड़ा होता है, सिर्फ क्या करता है? वो कंपैरिजन के लिए रखा होता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट हम एक ग्रुप के कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप भी साथ में खड़ा किया होगा। इससे क्या होता है? तो पेपर क्वेश्चन आता है कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं? दैट द ग्रुप, ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो क्या करता है? विच द ग्रुप विच डू नॉट गिव ठीक है। उसमें क्या करेंगे? आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा नो ट्रीटमेंट, कि ऐसा ग्रुप, ये भी पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कि ऐसा ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये कंट्रोल करता है सिर्फ, जैसे मान लो बहुत सारे लोग बैठे हैं तो चार बंदे और खड़ा कर देंगे तो क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा ना। तो कंट्रोल ग्रुप का मतलब यही होता है कि कंट्रोल ग्रुप क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है, बस उनको एक तरह का उकसाता है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा लोग आगे इंटरव्यू में बैठे हैं तो उसके साथ चार पांच ऐसे बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं? देखते हैं कि बंदे को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप। वो ट्रीटमेंट नहीं देता है, ठीक है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती, वो बस साइड में देखता रहता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये क्या करता है? इससे क्या होता है? इट प्रोवाइड अ बेस लाइन फॉर कंपेरिजन। अब ये क्या करता है? कंपेरिजन करने में सहायता करता है। क्लियर होगी बात? आगे आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड देखो, रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड जो होता है, साइंटिफिक मेथड कौन सा होता है? दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। और ये बहुत बार आता है। ये किसकी कंडीशन बता दी मैंने? ये कंट्रोल्ड कंडीशन में ही होता है। क्या होता है? कंट्रोल कंडीशन में होता है। दूसरा आपको पूछा है केस स्टडी। केस स्टडी जब हम करते हैं वो हम इंडिविजुअल की स्टडी करनी हो, इसकी स्टडी करनी हो, इंडिविजुअल की स्टडी करनी हो। यानी कि अगर एक बच्चे के बारे में जानना है स्कूल में कि ये बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों शो कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? केस स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। आपको पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है। जैसे कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, उनके लिए केस स्टडी होता है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा आता है, एक और आता है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। ये भी बहुत बार आता है। ऑब्जर्वेशन मेथड से भी क्वेश्चन आता है। इसकी पेपर में क्वेश्चन आता है इसकी मेन कंडीशन क्या होती है। ये बहुत बार पेपर में आता है। इसकी जो मेन कंडीशन होती है वो क्या होता है? ये नेचुरल कंडीशन में होता है। कहाँ होता है? नेचुरल कंडीशन में होता है, यानी कि इसमें कंट्रोल कंडीशन नहीं होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा है सेंटर टेंडेंसी को कौन मेजर करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज मीन मेजर करता है। इसको हम बोलते हैं औसत, ठीक है।
औसत जो क्या करता है, ये सेंटर टेंडेंसी को मेजर करता है। सेंटर मतलब सेंटर में टर्म कौन सी आएगी, तो हम मीन निकालते हैं, मैथ का कंसेप्ट है वैसे ये, लेकिन साइकोलॉजी में भी यूज़ होता है जब हम मीन निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड का ही क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके स्टेप होते हैं। सबसे पहले इसने बोला हुआ है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ले, मान लो ये कोई प्रॉब्लम दे दी आपको कि ये आप बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए सबसे पहले एक टेंटिव आंसर बनाते हैं। तो उस टेंटिव आंसर को क्या बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया कि टेंटिव आंसर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का लड़की खड़े हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि हम एक हाइपोथेसिस, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, क्या बोलते हैं उसको हम, हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना बनाना। क्या बनाना, परिकल्पना। परिकल्पना क्या बनानी है कि परिकल्पना यह बनानी है कि ये लड़का लड़की जो है वो फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर भाई बहन हो सकते हैं। तो हमने हाइपोथेसिस बनाई। अब एक क्वेश्चन आता है कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस विद नो रिजल्ट, हाइपोथेसिस विद नो रिजल्ट, यानी कि जो आपने सोचा था वो नहीं निकला, तो जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। दैट इज़ हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हो सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन जब हम लास्ट में देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमने सोचा था वो गलत था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, हाइपोथेसिस विद नो रिजल्ट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। आगे पूछा है कि द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उसने कहा था स्ट्रक्चरलिज्म। और स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है, पहली बात संरचनावाद के जो फादर हैं वो कौन है, वो विलियम वुंट है। कौन है, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया था, 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला खोली थी, साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब खोली थी। फर्स्ट लैब जो थी वो साइकोलॉजी की वो खोली थी। फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किसने खोली थी, इंडिया में एन सेन गुप्ता ने खोली थी। एन सेन गुप्ता ने कब खोली थी, 1916 में खोली थी, वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अब आपको फंक्शनलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शनलिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि विलियम जेम्स है, वो पीछे बता दिए, उन्होंने बुक लिखी थी। दूसरा एक क्वेश्चन आता है दैट इज़ फ्रोबेल। ये भी बहुत बार आता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का कंसेप्ट दिया है। किसका कंसेप्ट दिया हुआ है, किंडरगार्टन का कंसेप्ट दिया हुआ है। अब इसके साथ और कहते हैं दैट इज़ जॉन डीवी। जॉन डीवी ने क्या किया था, दैट इज़ चाइल्ड सेंटर, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। क्या बोलते हैं हम इसको, चाइल्ड सेंटर का एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि सीखने के लिए जो है वो बच्चा जो है वो सेंटर ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो दी थी वो कोहलरबर्ग ने दी थी। किसने दी थी, कोहलरबर्ग। अब कोहलरबर्ग के बारे में पता होना चाहिए किसने लेबल दिए थे। इसने लेबल दिए थे, 3 लेबल थे, और जो स्टेजेस थी वो 6 थी। स्टेजेस थी वो 6 थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब लेबल कौन कौन से थे, तो वो प्री कन्वेंशनल लेवल था। पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल लेवल था, दूसरा जो था वो कन्वेंशनल लेवल था, और जो तीसरा था दैट इज़ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। बस आपको यही पता होना चाहिए। वैसे बहुत सारे हैं, इसके अंदर 2-2 स्टेजेस थे, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस थी, और इसके अंदर भी 2 स्टेजेस थी। पेपर क्वेश्चन आता है सबसे जीरो मोरालिटी कहाँ होती है, पहले वाले में। इसमें बच्चे को कोई पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और सबसे ज़्यादा मोरालिटी कहाँ होती है, वो 3rd में आती है, ये आ जाता है। एरिक्सन ने जो दी थी ये भी बड़ी बार आती है। इसने दिया था साइको सोशल थ्योरी, ये भी बहुत बार आता है। साइको सोशल थ्योरी किसने दी है, दैट इज़ एरिक्सन ने। इसने स्टेजेस दी थी, 8 स्टेजेस दी हैं एरिक्सन ने। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। सिग्मंड फ्राइड के बारे में बता दिया। स्किनर ने जो दिया था वो दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व द सिंगल सोल्यूशन। जब हम मल्टीपल क्वेश्चन का सिर्फ एक सोल्यूशन देते हैं उस थिंकिंग को हम बोलते हैं अभिसारी थिंकिंग, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकर।
कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर देंगे, अगर हम मल्टीपल आंसर देंगे एक क्वेश्चन के, ऐसे कोई पूछ लिया कि बताओ भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, तो मल्टीपल आंसर दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और हिंदी में हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन। ये भी पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग किसकी होती है? ये बहुत बार आता है, दैट इज क्रिएटिव बच्चों की। क्रिएटिव की बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये बहुत बार आता है। आगे पूछा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व द रिमेंबरिंग ऑफ स्पेसिफिक लाइव इवेंट। यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा याद हो तो उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। अब सिमेटिक मेमोरी क्या होती है? सिमेटिक मेमोरी यानी फैक्ट या फिर जीके, फैक्ट हो जाए, जीके के कोई क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी सिमेटिक मेमोरी होती है। प्रोसीजरल मेमोरी यानी कि कोई स्किल से रिलेटेड, जैसे आपको गाड़ी चलाना आता है, ये सारी क्या होती है? स्किल से रिलेटेड। जैसे आपको पेपर में आता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, तो वो आपकी कौन सी मेमोरी हुई? वो आपकी हो गई सिमेटिक मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी जो होती है वो भी एक तरह की प्रोसीजरल मेमोरी ही होती है। आगे पूछा है द टेंडेंसी टू रिमेंबर द बिगिनिंग एंड एंडिंग टर्म। अभी बताया मैंने कि आपको बिगिनिंग का भी याद हो और मिडिल का, बेटर देन ए मिडिल टर्म, बीच वाली जो भूल जाए आपको, तो उसको भी बताया मैंने, दैट इज सील पोजीशन इफेक्ट बोलते हैं। और चंकिंग क्या होती है? चंकिंग का मतलब क्या हुआ? चंकिंग का मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ JKPTBL। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो मैंने ऐसे दिया, तो हम इसको बना रहे हैं, तो मैंने दिया आर्मी, तो ये क्या हुआ? चंकिंग। चंकिंग मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना। चंकिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को और याद करना। जैसे बहुत सारा मोबाइल का नंबर आपको याद नहीं आ रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपना नंबर, तो आपको वैसे याद नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया? 7876305363। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करके याद करना, या फिर उसको चंक बनाना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। अगर यहाँ पर लिखा होता कि अगर उसको फ्रंट का याद रह रहा है तो प्राइमेसी इफेक्ट, अगर लास्ट का लिखा होता तो रिसेंसी इफेक्ट। ये मैंने अभी बताया आपको। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट दैट द फॉरगेटिंग अक्कर। यानी कि जो हम भूलते हैं वो हम थोड़े टाइम के बाद हमारे चीज़ें धूमिल हो जाते हैं, तो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेस डिके। ट्रेस डिके मतलब हमें जो चीज़ भूलती है एकदम नहीं भूलती। जैसे मान लो मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ा दी अभी है, तो आपको एकदम नहीं भूलेगी, धीरे धीरे वो चीज़ें भूलती जाती हैं, एकदम नहीं भूलती है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेस डिके थ्योरी। क्या बोलते हैं? ट्रेस डिके। यानी कि जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया कि साइकोलॉजी में ऑब्जेक्ट कंडीशनिंग किसने दी है, अभी आपको याद होगा, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम बाद उसको नहीं यूज़ करेंगे तो वो डिके होती जाएगी। यानी कि डिके मतलब हास, मतलब कम होते जाना। अब क्वेश्चन आता है एमनीजिया क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यानी कि कई बीमारी होती है, इसको थोड़े टाइम बाद वो चीज़ भूल जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एमनीजिया बोलते हैं। आगे पूछा है बिहेवियर ने इंट्रोस्पेक्शन को क्यों मना किया। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इंट्रोस्पेक्शन दिया किसने था? ये विलियम वुंट ने दिया था। और किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है ये? स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम? संरचनावाद। किसके बिलोंग करता है ये? संरचनावाद। अब संरचनावाद के जनक की मैंने बता दिया कि उन्होंने विलियम वुंट ने दिया था। अब इसको क्यों किया गया था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अब आप बताओ, इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने बारे में लिखना। अब अपने बारे में क्या होता है? इंसान कभी गलत लिखेगा नहीं, तो इसलिए इट वाज टू सब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। आगे पूछा है IQ का कंसेप्ट किसने दिया हुआ है? तो IQ की अगर टर्म पूछे तो वो टर्मन ने दी थी। अगर आपसे कंसेप्ट पूछे तो स्टर्न ने दिया था। और IQ का फर्स्ट टेस्ट बिने ने दिया था। मेंटल एज जो होती है, यानी कि मानसिक आयु का जो कंसेप्ट दिया था, मानसिक आयु का जो कंसेप्ट दिया था वो भी बिने ने दिया था। ये पेपर में आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। IQ का पहला टेस्ट यूनिफैक्टर थ्योरी, या आपसे पूछे यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? वो भी किसने दी थी? वो भी बिने ने ही दी थी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। गिलफोर्ड ने क्या दिया था? दैट इज SOI मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया था। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा
विलियम स्टर्न हो गया, ये सारा हो गया। आगे पूछा है तो प्रोसेस ऑफ कॉन्सली फोकस ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना थोड़े टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? अटेंशन। परसेप्शन क्या होता है? मान लो किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर अभी पढ़ रहे हो आप, तो वो आप थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड अमाउंट के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं अटेंशन। आगे आता है मीनिंगफुल सेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंगफुल सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। जैसे मान लो कोई चीज़ आप देख रहे हैं, उसको कुछ मीनिंग निकाल रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? ठीक, अपने दिमाग में बैठा रहे हैं, तो वो क्या होता है? दैट इज़ मीनिंगफुल सेंसेशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मीनिंगफुल सेंसेशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परसेप्शन। 2 मिनट रुके बाबू। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व मोटर स्किल, यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें हमें मोटर स्किल, वो मेमोरी होती है हमारी प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि किसी काम को करने के प्रोसीजर का पता हो। जैसे आपको बाइक चलाने आती हो, स्कूटी चलाने आती हो, तो वो क्या आ गई आपकी? प्रोसीजरल मेमोरी। अब सिमेटिक मेमोरी क्या होती है? इसमें आपको फैक्ट, यही बताया ना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको पूछ लिया, H2O वाटर का फार्मूला होता है, H2O क्या होता है? वाटर का फार्मूला होता है, तो वो आपकी क्या हो गई? सिमेटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? कि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा याद हो या आपको कोई सीन आपकी ज़िंदगी का याद हो, तो उसको बोलते हैं हम एपिसोडिक मेमोरी। क्या बोलते हैं? एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक रैट जो है उसने लर्न किया लीवर को प्रेस करना और उसको फूड मिलेगा। सबसे पहले इसका मतलब रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में किया गया था, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। क्या बोलना था? क्रिया प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत वो किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको हम बोलते हैं, ये दिया था स्किनर ने। स्किनर ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट कई बार पिजन के ऊपर भी किया था, तो कई बार पिजन भी आ जाता है आपको पेपर में। तो वो कौन सी थ्योरी है? दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिक कंडीशनिंग में डॉग के ऊपर किया गया था, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। इनसाइट नहीं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो मैं इसमें नहीं किया गया था, सॉरी इसमें गलत हो गया, चिंपैंजी के ऊपर इसमें नहीं किया गया था। इनसाइटफुल लर्निंग में चिंपैंजी के ऊपर काम किया गया, चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। और इनसाइटफुल लर्निंग किसने दी थी? ये भी पेपर में आता है, ये कोहलर ने दी थी। पेपर में क्वेश्चन आता है सडन सोल्यूशन कौन सी थ्योरी देती है? सडन सोल्यूशन, मान लो किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हो और आपके दिमाग में एकदम आंसर आ जाए। मान लो आप पेपर दे रहे हो टैट का और एकदम आपके दिमाग में कोई चीज़ भूल गई और एकदम आपके दिमाग में आ गई, तो सडन सोल्यूशन कौन सी होती है? दैट इज़ इंसाइटफुल लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दी थी? ये दी थी अल्बर्ट बंदूरा ने। किसने दी थी? अल्बर्ट बंदूरा ने। इसी को हम SLT भी बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, और इसी को हम मॉडलिंग भी बोलते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। इसका मानना है कि इंसान जो है वो ऑब्जर्व करता है, देखता है और सीखता है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को देख के सीख रहा है, तो इसमें कौन सी लर्निंग हुई? दैट इज़ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और इनसाइटफुल लर्निंग, जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा एक बच्चा जो है वो किसी पजल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एकदम आंसर आ गया, उसको क्या हो गई? सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनसाइटफुल लर्निंग। आगे पूछा है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अकरेंस ऑफ बिहेवियर बाय प्रेजेंटिंग अवर्सिव स्टिमुलाई। सबसे पहले अवर्सिव स्टिमुलाई क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। यानी कि इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विमुखी उद्दीपक। विमुखी उद्दीपक। विमुखी मतलब ऐसी चीज़ जो इससे आपको क्या मिले? पेनफुल, जो इसको हम बोलते हैं पेन मिले। यानी कि आपको टीका लगाया जा रहा है तो आप उसके क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं बच्चा, तो वो उसके लिए क्या हो? अमर्सिव स्टिमुलाई। यानी कि मान लो एक जो होता है बच्चा, एक इंसान है जो क्या कर रहा है, जैसे मान लो उसको आप
कोई चीज़ ड्रिंक दे रहे हो पीने के लिए, मान लो कोई चीज़ दे रहे हैं, जैसे शराब पीने की आदत है, उसको आप शराब दे रहे हो, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ मिलाई है जिसको पीने के बाद उसको उल्टी आ रही है, तो वो क्या होगा, उसके लिए अवर्सिव स्टिमुलाई होता है। तो अवर्सिव स्टिमुलाई से क्या होता है बोला है, उससे जो होता है रिड्यूस करने के लिए अकरेंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम क्या देते हैं उसको एक तरह की क्या होती है, दैट इज़ पनिशमेंट। क्या होता है वो, पनिशमेंट होता है, और उससे क्या होती है वो एक्सटिंक्शन हो जाती है। और एक होता है अपैटिव स्टिमुलाई, एक आता है आपको अपैटिव स्टिमुलाई। वो क्या होता है, उस अपैटिव स्टिमुलाई क्या होता है, इससे हमें हैप्पीनेस मिले। मान लो आपका पेपर आपसे पास हो गया तो आपको खुशी होगी, तो वो क्या होगा आपका अपैटिव स्टिमुलाई। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग साइकोलॉजी, कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की थी, अभी बताया मैंने, अल्बर्ट बंदूरा ने, वाटसन ने बिहेवियरिज्म, मैस्लो मैंने आपको बता दिया था, फ्रूड भी आपको बता दिया था, जॉन जे बी वाटसन ने मैंने आपको बता दिया था। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल विच ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट इज हाईएस्ट रेस्पॉन्स मॉर्निंग। सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या होते हैं। शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या होता है, यानी कि आपने पुनर्वर्ण बच्चे को कब देना है। तो एक होता है कंटिन्यूस, बच्चे को कभी भी कोई भी चीज़ कंटिन्यूस दोगे तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को नहीं मानेगा। जैसे मान लो आप बच्चे को रोज़ चॉकलेट देंगे, आगे जाता है इंसान, बोलते हैं रोज़ जो खिचड़ी भी नहीं खाई जाती, रोज़ पनीर भी नहीं खाया जाता, तो वही कंसेप्ट है। एक होती है पार्शियल इन्फोर्समेंट, पार्शियल मतलब कभी कभी। अब पार्शियल में भी दो तरह का होता है, एक होता है रेशो और दूसरा होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब टाइम क्या कर देंगे, टाइम होगा इससे रिलेटेड, और इसमें क्या होगा, क्वांटिटी फिक्स होती है। क्या होती है, क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पेपर में बहुत बार आता है कि एक टीचर जो है वो 5 करेक्ट आंसर पे बच्चे को क्या दे रहा है, टॉफ़ी दे रहा है, तो वो क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट। यानी कि उसने क्या किया करेक्ट आंसर के लिए, 5 करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि 5 बार ये काम करेगा तो उसको ये चीज़ मिलेगी, तो उसने उसको फिक्स कर दिया। इंटरवल का मतलब उसने टाइम फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया। जैसे हम पेपर में बोलते हैं कि हमारा FA1 होगा, तो बच्चा FA1 के दिन नहीं पढ़ेगा, जिस दिन उसको टाइम फिक्स कर दिया कि एनुअल एग्ज़ाम होगा तभी पढ़ेगा। तो जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, ये फिक्स कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल मतलब हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अनिश्चित कर देंगे। वेरिएबल मतलब हमें पता नहीं है, हम कभी भी अगर बच्चा 2 बार सही आंसर देगा तब भी दे देंगे, 1 बार देगा तब भी उसको वेरी गुड दे देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट। और ऐसे क्या होता है, इंटरवल का भी होता है, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट, यानी कि वेरिएबल कर देगा वो। अब क्या किया, अब उसकी मर्जी है, वो FA1 जब मर्जी ले लें, मतलब पर्टिकुलर टाइम कर देगा, टाइम बोर्ड कर देगा कि मैं 1 हफ्ते के बाद टेस्ट लूँगा या लूँगी, तो वो क्या हो गया आपका है। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो वेरिएबल रेशियो होता है। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि एक टीचर जो है वो 5 सही उत्तर के बाद बच्चे को टॉफ़ी दे रहा है, तो वो कौन सा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट। ये याद रखना। अगर उसने टाइम पक्का कर दिया कि मैं 5वें टेस्ट में नंबर दूंगा, या मान लो FA1 में पढ़ूंगा, तो वो क्या हो गया, मतलब पर्टिकुलर टाइम को बता दिया कि टाइम पीरियड को बता देगा, और जो रेशो होता है वो क्वांटिटी को बताता है। आगे पूछा हुआ है कंसेप्ट ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। अभी बताया मैंने इंसाइटफुल लर्निंग से कौन बिलोंग करता है, यानी कि जो सूझबूझ या क्या बोलते हैं उसको, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो किसने दिया है, कोहलरबर्ग ने दिया है। अब्राहम मैस्लो ने बता दिया था, स्किनर भी बता दिया था, अल्बर्ट बंदूरा भी बता दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंदूरा ने कौन सी दी थी, अल्बर्ट बंदूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, या फिर हम बोलते हैं मॉडलिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडलिंग भी बोलते हैं। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग इट इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। यही मैंने बताया कि बच्चा टीवी देख के व्यवहार सीख रहा है,
तो कोई चीज़ देख रहा है, ऑब्जर्व करता है। जैसे बच्चे हम शक्तिमान देखते थे तो शक्तिमान बनने लग पड़ते थे, स्पाइडरमैन देखते तो स्पाइडरमैन लग पड़ते हैं बनने। तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है। इंसाइटफुल लर्निंग मैंने बता दिया, जब भी सडन सोल्यूशन आ जाए, जब भी सडन सोल्यूशन आ जाए, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ऑपरेटर किसने दी थी, स्किनर ने। क्लास की किसने दी थी, पेवलोव ने। आगे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी प्रिंसिपल द टर्म लर्न एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशनल स्टिमुलस एंड इररिलेवेंट स्टिमुलाई। अब समझाता हूँ। जो कुत्ता था वो क्या कर रहा था, हर आवाज़ पे रिएक्ट करेगा। जब क्या करेगा, हर आवाज़ पे रिएक्ट कर रहा है, यानी कि मान लो बैल की आवाज़ के ऊपर उसको दिमाग में बैठ गया कि बैल के ऊपर क्या आएगा, खाना। अब जैसे ही कोई आवाज़ आने लग पड़े तो वो रिएक्ट करना पड़े। यानी कि ये तो तक क्या था, ये तो कंडीशनल स्टिमुलस था, लेकिन ये इररिलेवेंट मतलब इसको कोई मीनिंग नहीं था स्टिमुलस का। उस स्टिमुलस के ऊपर मतलब वो, अब उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं था, वो दरवाज़ा खुल रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी रिएक्ट करना लग पड़ा। तो जब क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूस बिटवीन, अब वो डिस्ट्रीब्यूस कर पा रहा है। यानी कि अगर उसको ये पता लग रहा है कि ये बैल के ऊपर खाना आएगा कि आवाज़, किसी भी आवाज़ के ऊपर खाना आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं उसको हम बोलेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण करना। जैसे हम बोलते हैं जनरल मतलब क्या, वो हर किसी के ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। ऐसे कोई दरवाज़ा खोलेगा या मान लो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा तब भी रिएक्ट कर रहा था। यानी कि वो पता नहीं कर पा रहा है कि किसके ऊपर रिएक्ट करना है, लेकिन जब उसको पता लग गया कि हर आवाज़ के खानों पर खाना नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर किसी बैल के ऊपर खाना आ रहा है, तो जब उसको ये पता लग गया कि बैल पे ही, किस बैल के ऊपर खाना आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। फिर क्या, एक्वायर। अब एक्वाजिशन का मतलब क्या होता है, अर्जन करना। यानी कि सबसे पहले उसको तो ये पता ही नहीं था कि ये बैल बुल चीज़ कोई होती है, तो वो तो खाने के ऊपर ऐड करता था, लेकिन पहले उसको क्या किया, एक्वायर करवाया गया। 15-20 मान लो आपके ऊपर वो बार बार चीज़ें बताई जाए तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, वही ना। तो बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको खाना दे रहे थे, तो उसने देखा कि बैल बज रही है तब खाना आ रहा है, उसका बैल के साथ जोड़ लिया। लेकिन बाद में क्या, थोड़े टाइम के बाद कोई दरवाज़ा खोल रहा तब भी वो रेड करने लग पड़ा। तो इररिलेवेंट स्टिमुलाई मतलब अननेसेसरी कोई भी चीज़ थी उसके ऊपर रिएक्ट करने लग पड़ा। तो क्या होता है, जनरलाइजेशन। अब उसको ये समझ आ गया कि बैल अलग चीज़ है और जो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ है वो अलग चीज़ है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लिखा है, एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से बचने के लिए कठिन परिश्रम करता है, यानी कि डर के कारण वो पढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। जैसे हम भी कई बार आपको देते हैं कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे, ये चीज़ें, ये क्या होती है, ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि पनिशमेंट इज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पनिशमेंट इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, तीसरा होता है नॉट रिइंफोर्समेंट ऑल एट ऑल, और एक होता है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना, ये कभी भी नॉट रिइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट अलग चीज़ होती है, रिइंफोर्समेंट अलग चीज़ होती है। बता देता हूँ मैं आपको कि पनिशमेंट क्या होती है। देखो, जो क्या होता है, एक होती है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की, यानी कि पुनर्वलन। यानी कि याद हिंदी में लिख लो, बच्चे को वो चीज़ देना, बच्चे को वो चीज़ देना जो बच्चा लेना चाहता है, जो बच्चा लेना चाहता है, वो क्या होती है आपकी पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। और नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होती है, मैं लिख बता देता हूँ मैं आपको, बच्चे से कोई चीज़ थोड़े समय के लिए वापस ले लेना, थोड़े समय के लिए वापस ले लेना और बाद में दे देना, बाद में दे देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, अब बच्चा है, अब बच्चा काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें फ़ोन वापस ले रही हूँ लेकिन अब पहले काम कर लो फिर फ़ोन ले लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इन्फोर्समेंट। याद रखना, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बच्चा का जो बिहेवियर में जो होता है वो हमेशा इंक्रीज़ ही होता है,
इंक्रीज ही करता है, कभी डिक्रीज नहीं करता है। तो ये पेपर क्वेश्चन आता है नेगेटिव इन्फोर्समेंट से क्या होता है, बिहेवियर बढ़ता है कि कम होता है। बिहेवियर आप चाहे रीइंफोर्समेंट नेगेटिव दिए थे या पॉजिटिव थे, हमेशा बच्चा सीखता ही सीखता है। जैसे हम बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा तो आप नेगेटिव इन्फोर्समेंट हुई आपके लिए वो, ठीक है। अब पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट भी दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी कि बच्चे को वो चीज़ देनी है, बच्चे को वो चीज़ दो जो बच्चा नहीं लेना चाहता है, जो बच्चा आपसे नहीं लेना चाहता है, आपसे नहीं लेना चाहता है। जैसे आप बच्चे को थप्पड़ मार दो, ये पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क, ये भी पेपर में आया था भी, आपको एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे आप बच्चे को, तो वो आपके लिए क्या होगा, बच्चे के लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पनिशमेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? नेगेटिव पनिशमेंट में बच्चे से कोई चीज़ परमानेंटली वापस ले लेनी, परमानेंटली वापस लेना कोई चीज़, ठीक है। बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है और कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, उससे परमानेंटली वापस लेनी, अब तेरे से वो चीज़ अभी अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या हो सकती है? अगर नेगेटिव इन्फोर्समेंट के लिए क्या हो गया, जैसे आपको एग्जांपल आ सकता है कि एक माँ है, वो बच्चे से बात नहीं करे क्योंकि बच्चे ने क्या किया, 10 रुपये उसके बैग से निकाल लिए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बात करना ही चाहिए, बोले काम कर दिया, उसने बोला बात ही नहीं करेंगे, तो वो भी आपको नेगेटिव इन्फोर्समेंट के केस में आ जाता है। और पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बच्चे का बिहेवियर हमेशा कम ही होता है, ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है, लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? वो थ्रोनडाइक ने दिए हैं। इसमें लॉ ऑफ लर्निंग में 3 लॉ होते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम बोलते हैं इसको, तत्परता का नियम। दूसरा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रभाव का नियम। क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम। तत्परता मतलब जब तक आप रेडी नहीं होंगे आपको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सिखा सकता। तत्परता का मतलब क्या हुआ कि जब तक आप खुद रेडी नहीं होगे आपको कोई नहीं सिखा सकता। एक्सरसाइज का मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही, आपको फिजिक्स नहीं आ रही, आपको साइकोलॉजी नहीं आ रही, आपको बायोलॉजी नहीं आ रही, आपको जीके नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस से सीखोगे तो उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, यानी कि प्रभाव का नियम, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर हमारा अच्छा प्रभाव होता है उस काम को हम बार बार करते हैं, और जिस चीज़ का काम प्रभाव नेगेटिव होता है उस काम को हम छोड़ देते हैं। आप खुद सोचो, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसका अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो हम अच्छा काम करें। जैसे मान लो आप यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप दोबारा इस चैनल पे आएंगे, अगर नहीं लगेगा तो नहीं आएंगे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम क्या बोलता है कि जिस चीज़ में आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है उस काम को हम बार बार करते हैं, और जिस चीज़ को हमारा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उसको हम छोड़ देते हैं। अगला एक क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ एनालॉजी, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, यानी कि हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनालॉजी मतलब सदृशता का नियम। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भारत की राजधानी, आपको पूछेगा इंडिया की राजधानी यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आपको पूछेगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको रिलेट करके वो क्या कर रहा है, दूसरी चीज़ पूछ रहा है, यानी कि भारत की दिल्ली होगी तो पाकिस्तान की कहाँ होगी, यानी कि राजधानी पूछ रहा है। तो एनालॉजी का मतलब होता है कि उस चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। आगे पूछा है कोहलर वर्ग के थ्योरी के अनुसार कि ऐसा कौन सा लेवल होता है जहाँ पर बच्चे के अपने एथिक्स हो जाते हैं, तो वो होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। मैंने अभी बताया था आपको 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब पढ़ ही लेते हैं पूरा। दैट इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल में आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहली स्टेज क्या होती है, दैट इज़ वो पहली आती है, वो होती है पनिशमेंट वर्सेस ओबीडेंस। पनिशमेंट वर्सेस ओबीडेंस, यानी कि बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट के डर से, किसके डर से, पनिशमेंट के डर से माँ बाप का कहना मानते हैं। बच्चे को बोलेंगे ये काम नहीं करना है तेरे को थप्पड़ पड़ेगा, तो बच्चा वो काम नहीं करता है। दूसरा होता है टिट फॉर टैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चा क्या करता है, उसको पता नहीं सही कि गलत है,
जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने क्या किया, एक बच्चा ने उसने क्या किया, उसका पेन रह गया था, तो दूसरे फ्रेंड ने उसको पेन दे दिया। तो अगले दिन क्या सोचता है कि मुझे भी वो अपना पेन दे दे, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली स्थिति होती है। तीसरा आता है कन्वेंशनल लेवल। इसमें आता है दैट इज़ गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। तो तीसरी स्टेज ये होती है। फिर आता है यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, जो घर के कुछ लाज हैं उनको मानता है। जैसे घर में पता है कि 7 बजे तक पहुंच जाना है, 5 बजे तक पहुंचना है, तो पहुंचना है। सुबह उठना है, इतने बजे पूजा पाठ करना है, वो करना ही करना है। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है, उसमें आता है दैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, सोसाइटी के जो कुछ लाज हैं, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो उसको बदलने कैसे, मान लो घर में कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाएगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम इसमें बदलाव चाहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि उसके एथिक्स बन जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी के एथिक्स थे, मदर टेरेसा के एथिक्स थे कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। तो ये भी आपको आ जाता है। तो स्टेजेस भी आपको क्लियर हो गई। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे फॉर्मल की पेज क्या होती है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पहली स्टेज क्या होती है। पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर। पियाजे की थ्योरी की पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल। तीसरी होती है कंक्रीट। और चौथी होती है फॉर्मल। तो सेंसरी का 0 से 2 साल होता है, ये 2 से 6 साल होता है, ये 6 से 11 साल होता है, या 12 साल ही देते हैं, 6 से 11 साल। और ये 12 से लेके 18 साल के बीच में होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 से 15 साल के बीच में। अब क्वेश्चन क्या आता है कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, या इसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly comment on the comment box. Thank you for the class.